हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हम लोग आगे क्वेश्चंस को देखेंगे। लास्ट वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए ताकि आपका रिवीजन प्रॉपर तरीके से हो सके। अब देखिए यहाँ पे बता रहा है, यदि विक्रय किए गए माल की लागत जो हमने परचेज़ किया है उसकी लागत 1,20,000 है, मतलब कॉस्टिंग जो है वो 1,20,000 है, और जो उसमें लॉस हो रहा है वो 1/4 है उसका लॉस। ठीक है, तो आपको बताना है इसमें कि कितने का आपने सामान बेचा है। ठीक है, यहाँ पे आपको उसका सेलिंग प्राइस निकालना है। तो सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे जो कॉस्ट प्राइस है वो हमारी 120 है, 25% लॉस है। तो सिंपल सा फॉर्मूला है, जो भी आपको सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करना है यहाँ पे आपको 1,20,000 प्लस डिवाइडेड बाय 125, क्योंकि यहाँ पे 1,20,000 इज इक्वल टू 125% है, क्योंकि इसी के अंदर लॉस हुआ है। ठीक है, तो इंटू 100 कर देंगे तो आपका कॉस्ट प्राइस आपका आ जाएगा कि कितने का आपने सेलिंग प्राइस आ जाएगा, कितने का आपने बेचा है। तो आपका 96,000 रुपीज़ आ जाएगा, जो कि आपका सेलिंग प्राइस है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि लागत 48,000 एवं बिक्री मूल्य पर 20% लाभ की गणना करनी हो तो कितना लाभ होगा? तो 48,000 रुपीज़ दिया हुआ है। ठीक है, तो ये आपका कॉस्ट प्राइस है। अब इसमें बोल रहा है कि ऐसा कुछ बताइए कि इसमें 20% अगर हम उस पर प्राइस निकालें, ठीक है, तो हमारे जो हो 20% लाभ हो। ऐसा कौन सा प्राइस निकालें कि 20% उस पर लाभ दिखाई दे। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, 48,000 है, डिवाइडेड बाई 80 कर दीजिए, इंटू 100 कर दीजिए, आपका सेलिंग प्राइस आ जाएगा। यहाँ पे आपको सेलिंग प्राइस निकालना है 20% लाभ निकाल के। और बच्चे गलती क्या करते हैं, 48,000 रुपीज़ का 20% निकाल देते हैं। ये गलत तरीका है, क्योंकि आपको कॉस्ट पे लागत नहीं निकालनी है। यहाँ पे बिक्री मूल्य लिखा है, मतलब आपको MRP जो फाइंड आउट करना है तो वो आपका 20% होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें इस कंडीशन में क्या करते हैं, तो जो 48,000 है इज़ इक्वल टू 80% मान लेते हैं। ये 80% है और आप जो निकालोगे वो 100% निकालोगे। तो इसीलिए 48,000 डिवाइडेड बाई 80% इंटू 100 कर दोगे तो आपकी सेलिंग प्राइस आ जाएगी, जो कि है 60,000 रुपीज़। और गुड्स आपका 48 है, तो फ़ायदा कितना हो गया, 12,000। आंसर नंबर ए आपका सही आंसर है। अब आते हैं नेक्स्ट, मैनेजर को कमीशन उसको कमीशन देने के पश्चात के लाभ पर 10% के दर पर दिया जाएगा। यदि कमीशन के पूर्व लाभ 77,000 कमीशन है तो क्या करेंगे? यहाँ पे क्या बता रहा है, अब जो मैनेजर को हम जो कमीशन देते हैं वो प्रॉफिट पे हम 10% देते हैं। ठीक है, तो कमीशन देने के पहले जो इनका प्रॉफिट आ रहा है वो है 77,000 रुपीज़। अब गलती लोग क्या करेंगे, 77,000 रुपीज़ का 10% निकाल लेंगे। तो वो आपको ये नहीं कह रहा है कि आप क्या बोलते हैं प्रॉफिट पे 10% दे दीजिए। क्वेश्चन बोल रहा है कि जो कमीशन आप दोगे वो 10% होगा। ठीक है, वो 10% होगा एक्चुअल प्रॉफिट का, मतलब जो कमीशन घटाने के बाद जो प्रॉफिट आएगा। प्रॉफिट अभी तक आपने कमीशन निकाला नहीं है, लेकिन क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि आप इस तरीके से इसका 10% निकालिए कि जो हम एक्चुअल जो प्रॉफिट बचेगा उसका 10% निकालेंगे तब ये आएगा। तो ऐसे कंडीशंस में क्या करते हैं, जितना भी हमारा प्रॉफिट है उसमें 100 में ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे 77,000 डिवाइडेड बाई 110 कर देंगे और इंटू 100 कर देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा डायरेक्टली 7,000 रुपीज़। तो आपका सही आंसर यहाँ पे है पॉइंट नंबर ए। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, सिंपली 10% निकाल के मत चले आइएगा। ये आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन वाला क्वेश्चन है, क्लास 12th में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आफ्टर चार्जिंग में ऐसे ही होता है। बिफोर चार्जिंग जो होता है
उसमें डायरेक्टली 10% निकाल सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट, एक आर्थिक चिट्ठा मतलब फाइनेंशियल बैलेंस शीट में ऋण पत्र मतलब डिबेंचर धारण द्वारा घोषित ऋण पत्र जिसका भुगतान नहीं प्राप्त किया गया है। मतलब कोई है कंपनी जिसने किसी डिबेंचर मतलब एक तरीके से किसी ऐसा समझ लीजिए डिबेंचर को कहाँ रखते हैं। यहाँ पे देखिए यही सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है कि कोई डिबेंचर है, ठीक है, जो कि इसका भुगतान अभी नहीं किया गया, पेमेंट नहीं किया गया है, उसको कहाँ दिखाया जाए, एक बैलेंस शीट में डिबेंचर को कहाँ दिखाया जाए। एक सिंपल सा क्वेश्चन है। तो अब यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि डिबेंचर जो होता है वो सिक्योर्ड लोन में आता है। तो यहाँ पे देखिए असुरक्षित, सुरक्षित, ये सब ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो आपका सही आंसर यहाँ पे सुरक्षित है। तो और क्या क्या चीज़ें होती हैं जो सिक्योर्ड लोन में आती है ये भी जान लीजिए। एक डिबेंचर होता है, उसके बाद लोन फ्रॉम बैंक होता है, आपने बैंक से लोन लिया वो भी आपका इसी में आएगा। प्लस लोन फ्रॉम सब्सिडरीज, आपने अपने अलग अलग कंपनी से लोन लिया, वो भी सिक्योर्ड लोन है, आपको भरना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें, और एक इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू ऑन सिक्योर्ड लोन। मतलब सिक्योर्ड लोन का मतलब क्या होता है, ऐसा लोन जो आपको भरना ही भरना है। तो इतना तो आपको पता ही है कि डिबेंचर जो होता है वो कंपनी का सिक्योर्ड होता है एकदम। मतलब जो बंदा डिबेंचर में पैसा लगा दिया, कंपनी वाले को पेमेंट करना ही करना है, चाहे जहाँ से पेमेंट करे, चाहे अपने एसेट्स को बेचे, वो चार्ज ऑन एसेट्स होता है। नेक्स्ट आते हैं, आर्थिक चिट्ठा में संपत्तियों को दिखाया जाता है। अब आर्थिक चिट्ठा तो आप समझिए कि फाइनेंशियल बैलेंस शीट में उसमें जो एसेट्स होता है उसको किस ऑर्डर में दिखाया जाता है, ये क्वेश्चन है इनका कि बैलेंस शीट में किस ऑर्डर में एसेट्स को दिखाया जाता है। ऐसे ही तो एसेट्स ऊपर नीचे नहीं लिख देंगे। तो यहाँ पे कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। तो कंपनीज एक्ट 2013 क्या बोलता है कि जो भी हमारे एसेट्स हैं उसको आप परमानेंस प्रेफरेंस पे दिखाइए। परमानेंट नहीं है, परमानेंस है। परमानेंस का मतलब क्या होता है कि जो ज़्यादा ड्यूरेबल है उसे ऊपर दिखाइए, उसके बाद जो नीचे लेस ड्यूरेबल है उसको दिखाते जाइए। एग्जांपल जैसे लैंड और बिल्डिंग सबसे ऊपर दिखाइए, उसके बाद उसके नीचे स्टॉक दिखाइए, फिर कैश दिखाइए। तो ऑर्डर समझ गए ना, ड्यूरेबिलिटी के हिसाब से। तो इसका सही आंसर आपका यही है, पॉइंट नंबर फर्स्ट, स्थायित्व के आधार पे, मतलब ये ड्यूरेबिलिटी के आधार पे दिखाने की बात करा। तो इंग्लिश में परमानेंस प्रेफरेंस भी कई बार दे सकता है एग्ज़ाम में। तो आप याद रखिए लिक्विडिटी प्रेफरेंस और परमानेंस प्रेफरेंस। तो कंपनीज एक्ट 2013 जो है वो परमानेंस प्रेफरेंस को बोलता है, मतलब जो पहले फिक्स चीज़ें उसको पहले दिखाइए, जैसे फिक्स एसेट्स हो गया, ठीक है, क्लियर है। अब आते हैं नेक्स्ट, यदि बिक्री 1,20,000 की हुई है, ठीक है, सकल लाभ आपका 1/3 है, ठीक है, और जो क्रय मतलब जो आपने परचेज़ किया है वो 98,000 किया है, और जो क्लोजिंग स्टॉक है 18,000 है। तो आपको इसका ओपनिंग स्टॉक निकालने के लिए कह रहा है, ठीक है। तो कहीं लिख लीजिए इसको, सेल्स जो है वो 120 है, ठीक है, इसको ऐसे नोट कर लीजिए। फटाफट आपको बता देते हैं कैसे होना है। जब देखिए सेल्स 120 है, आपने 1,20,000 लिख दिया। अब बोल रहा है सकल लाभ जो है वो 1/3 है, सकल लाभ 1/3 है। तो मतलब अब 1,20,000 का सामान बेचा है, आपका 1/3 इसमें इनकम है, तो इसका 1/3 कितना होगा, 40,000 रुपीज़। बस का मतलब क्या हुआ, 80,000 का माल आपने 120 को बेचा है, तभी तो 1/3 हो गया ना। 1,20,000 को हमने 3 भाग में बांट दिया, 40,000 40,000 40,000, ठीक है, ये बढ़ गया। तो मतलब 80,000 का माल आपने 1,20,000 का बेचा है। तो यहाँ से क्लियर हो गया, मतलब 80,000 का माल बिका है। अब देखिए आपने माल परचेस कितने का किया था,
तो पहला तो परचेज आपने जो किया है वो 98,000 का किया हुआ है, और 98,000 में आपका 18,000 का माल बचा हुआ है अभी भी। तो ठीक है भाई, 98,000 में आप 80,000 माइनस कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा आपका? 80,000 रुपये आ जाएगा। तो 80,000 रुपये का माल आपने, अब 80,000 का माल 80,000 में तो बेचा नहीं होगा, ये भी तो सोचिए ना आप, कि 18,000 का माल आपका बचा हुआ है अभी भी, ठीक है। तो 18,000 रुपीज़ अगर आप माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 8,000, इधर 90 आ गया, 80 आ गया, तो 80,000 रुपये का माल आपका आ रहा है, ठीक है। इसको करने के बाद भी तो अब क्वेश्चन यहाँ पे ये उठता है कि आपका माल कितने का बचा। तो यहाँ पे आपका जो गुड्स बचा होगा, अब यहाँ पे आपने ये कैलकुलेट किया है कि आपने जो गुड्स बेचा है वो टोटल 80,000 रुपीज़ का गुड्स बेचा है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे देखिए 1/3 उसको बता रहा है। तो आपने 80,000 रुपीज़ का गुड्स बेचा है। कितने का बेचा है 80,000 का गुड्स? 120 में बेचा है, ठीक है। और 80,000 का बेचा है, और उसमें आपका 18,000 का माल अभी भी बचा हुआ है। तो इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो इसका सही आंसर आएगा कि आपका ओपनिंग स्टॉक तो कुछ था ही नहीं, समझ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आपका 18,000 का माल बचा हुआ है और 80,000 का बचा, 80,000 का सामान आपने 1,20,000 का बेच दिया। तो इसका सही आंसर पॉइंट नंबर सी है, जो शून्य लिखा हुआ है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आयकर के अग्रिम भुगतान को कहाँ दिखाया जाता है? आयकर तो सब समझते ही हैं, इनकम टैक्स। तो मैंने आपको पहले ही बताया, इनकम टैक्स जो होता है वो हमारा एज अ ड्राइंग ही होता है, ठीक है। अगर आप सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म की बात कर रहे हो तो इनकम टैक्स आपका ड्राइंग ही होता है, क्योंकि आप अपने पर्सनल इनकम पे टैक्स भरते हो। लेकिन यहाँ अग्रिम हो गया, एडवांस पेमेंट आपने कर दिया है। तो ऐसे तो लायबिलिटी में दिखाते हैं, लेकिन एडवांस पेमेंट किया है तो एसेट्स में दिखाएंगे, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में, मतलब पॉइंट नंबर बी आपका इसका सही आंसर है। अब आते हैं नेक्स्ट। यदि लागत 18,000 है तथा लागत पर लाभ 33.33% है, तो राशि कितनी होगी? तो आप समझिए, अगर आपका लागत है यहाँ पे 1,80,000 रुपये, तो अब इसका आप 33.33% निकालेंगे तो कितना आएगा? 6,000 रुपये आएगा, ठीक है। तो 6,000 रुपये आपका लाभ हो जाएगा, बस हो गया, सिंपल। ये भी आसान सा है, ठीक है। आप देखोगे 33.33% वाले क्वेश्चंस, या फिर 20% मतलब कोई भी अमाउंट दे दिया अपॉन में 100 + 20, ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी एग्ज़ाम में आते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को एकदम आप बढ़िया से पढ़ लीजिए, इसके कॉमन आंसर्स हैं, बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं है, आप इजीली क्रैक कर सकते हैं ये सब क्वेश्चंस को। अब आते हैं अवलंबित दायित्व। अवलंबित दायित्व का मतलब हमको जहाँ तक समझ में आ रहा है, ठीक है, ये कंटिंजेंट लायबिलिटी है। तो कंटिंजेंट लायबिलिटी होता क्या है, इसको देखिए। जो वर्तमान में नहीं है परंतु भविष्य में हो जाएगा, इसका ये तो हो ही नहीं सकता आंसर। क्यों? क्योंकि कंटिंजेंट लायबिलिटी क्या होता है? अचानक से कोई लायबिलिटी आपके पास आ जाए, जैसे कोर्ट में कोई केस चल रहा है और आप हार गए केस, तब आपके ऊपर कोई लायबिलिटी आ गई तो उसको कंटिंजेंट लायबिलिटी कहते हैं। तो अब ये कंफर्म थोड़ी ना हो जाएगा कि हो सकता है, ये कंफर्म है। तो जैसे आप देखोगे पॉइंट नंबर सी जो लिखा है ये सही लग रहा है, जिसका होने न होने भविष्य के किसी घटना पे निर्भर हो। अब केस लड़े, केस सही हुआ गलत हुआ, उस पर निर्भर है कि आपके ऊपर दायित्व आएगा कि नहीं, मतलब आपको लायबिलिटी पे करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। तो इसका सही आंसर सी है। तो बहुत सोच समझ के आंसर टिक लगाइएगा। अब देखिए, तुलनात्मक आर्थिक चिट्ठा मतलब कंपैरेटिव बैलेंस शीट। कंपैरेटिव बैलेंस शीट में 10,000 रुपीज़ का प्रारंभिक व्यय है,
मतलब पहले साल वाले में जैसे कंपेरेटिव बैलेंस शीट जब आप बनाते हो तो 2 साल का बगल बगल रहता है, कंपेयर करते हो। तो इनका कहना है कि पहले वाले साल में 10,000 रुपये खर्चा था, दूसरे वाले साल में खर्चा घट के 500 रुपये हो गया, मतलब 9,500 रुपये का आपको फ़ायदा ही तो हो गया भाई। पहले खर्चा 10,000 था, उसके बगल में 500 लिखा है, तो कंपेरेटिव में क्या होता है, हम उसको माइनस करते हैं। तो 10,000 में से 500 माइनस किए, 9,500 आ गया, ये तो हमारा फ़ायदा हो गया। तो क्या लिखेंगे इसको? प्रारंभिक व्यय विक्रय गलत है, चालू संपत्ति गलत है, ये आपका सी आंसर सही है। परिचालन के लाभ में समायोजन, मतलब यहाँ पे आपको लाभ हुआ है तो आप इसको इसमें यहाँ दिखाएंगे। अब आते हैं नेक्स्ट, यदि लाभ बिक्री का 25% है तो लागत का कितना प्रतिशत है? तो लाभ, अगर मान लीजिए कोई भी सामान है, ठीक है, 100 रुपये का आप बेच रहे हो, ठीक है, अब उसमें 25% वो लाभ है, तो कॉस्ट प्राइस कितने की होगी? कॉस्ट प्राइस 75 की होगी भाई। 100 रुपये का सामान बेच रहे हो, 25% उसमें लाभ है, तो कॉस्ट प्राइस तो उसकी ऑटोमेटिक 75 रुपीज़ हो गई। अब 75 रुपीज़ कॉस्ट प्राइस हो गई, अब उससे कंपेयर करिए कितना प्रॉफिट है। तो आप क्या करोगे, 25 रुपीज़ डिवाइडेड बाय 75 इंटू 100 कर दोगे, ठीक है, तो आपका आंसर 33.33 आ जाएगा। तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन समझिए, देखिए 2 बार क्वेश्चन आ चुका है, 2003 में, 2006 में। तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, लेकिन थोड़ा सा समझेंगे तो आ जाएगा। इसके लिए ना आप लोग कॉपी पेन लेके बैठा करिए, तो उसको आप थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। ऐसे लिखेंगे कि गुड्स जो था हमारा 100 रुपीज़ का था, सेलिंग प्राइस वॉज 100 रुपीज़। फिर उसके नीचे लिखेंगे कि कॉस्ट प्राइस वॉज 75 रुपीज़। फिर आप निकालोगे कि कितना प्रॉफिट आया, तो 25 डिवाइडेड बाई 75 इंटू 100, तो आप देखोगे 33.33। तो शुरू में आपको पेन लेके बैठने की ज़रूरत पड़ेगी, बाद में आपको ईज़िली आप ऐसे क्वेश्चन लगाते चले जाओगे, ठीक है। अब आते नेक्स्ट, अग्रिम प्राप्त आय क्या होता है? अग्रिम प्राप्त देखिए 2 बार पूछ लिया, बाप रे, 2003 में, 2006 में ही पूछ लिया। तो अग्रिम प्राप्त मतलब एडवांस इनकम, तो एडवांस इनकम हमारे लिए हमेशा से लाइबिलिटी रही है, तो आंसर आप नंबर सी आपका सही है, एक दायित्व, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं, क्षतिपूरक अशुद्धि मिलान को प्रभावित करती है। तो क्षतिपूरक होता क्या है, पहले ये समझ लीजिए। क्षतिपूरक जो एरर होता है, अशुद्धियाँ है ना, मैंने पहले भी आपको वार्न किया था कि अशुद्धियाँ वाला चैप्टर ज़रूर पढ़ लीजिएगा, क्लास 11th में आता है ये। एरर्स ऑफ प्रिंसिपल्स, एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ ओमिशन, ये सब ज़रूर पढ़ लीजिए। तो उसमें एक नया एरर है, कंपनसेटिंग एरर, ठीक है, उसी को क्षतिपूरक अशुद्धियाँ कहते हैं। तो कंपनसेटिंग एरर का खासियत क्या होता है कि ये जो एरर है वो दूसरे एरर को छुपा देता है, इसीलिए इसको कंपनसेटिंग एरर कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब किसको प्रभावित करती है, ना तो वो ट्रायल बैलेंस को प्रभावित करता है, ना तो बैलेंस शीट को प्रभावित करता है, ना तो लाभ हानि खाते को प्रभावित करता है। तो इसीलिए इसका आंसर आएगा पॉइंट नंबर डी, उपर्युक्त में से किसी को भी नहीं। तो यही बड़ा अच्छा सा एरर है, बाकी एरर कहीं ना कहीं किसी न किसी को तो परेशान करता ही है। तो कंपनसेटिंग एरर जो है वो एरर को छुपा देता है, ठीक है। तो इसको हम लोग याद करिएगा। मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, एरर वाला चैप्टर बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, मौका मिलेगा तो मैं वीडियो बना दूंगा, लेकिन आप अपने से पढ़ लीजिएगा एग्ज़ाम के लिए। एरर में से कम 3-4 क्वेश्चन आते हैं हर बार। अब आते हैं नेक्स्ट, यदि लाभ बिक्री का 50% है, तो भाई लाभ बिक्री का 50% है, 100 रुपये का सामान है, अब उसकी कॉस्टिंग 50 रुपया है भाई। 100 रुपये के सामान का 50% निकालेंगे, 50 रुपये ना आएगा, तो अब 50% है और कॉस्टिंग भी 50 रुपये है, तो अब बताइए, तो वो लागत के हिसाब से कितना प्रतिशत है? अब लागत से कंपेयर करना है तो वो 100% है। लागत आपका 50 है, फ़ायदा आपका 50 है, तो दोनों मिला के, दोनों देख के क्या लग रहा है, ये भी 100 है, ये भी 100 है, तो 100% हुआ।
अब देखिए ये थोड़ा सा बढ़िया सा क्वेश्चन बना दिए हैं लोग। अब यहाँ पे ए का मतलब हो गया परचेस, ठीक है। अब बी का मतलब हो गया प्रारंभिक स्टॉक मतलब ओपनिंग स्टॉक, अंतिम स्टॉक मतलब क्लोजिंग स्टॉक, और डी का मतलब यहाँ पे हो गया विक्रय माल की लागत, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फार्मूला पढ़ दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकालते हैं भाई, ओपनिंग स्टॉक में से परचेस प्लस कर दीजिए, ओपनिंग में परचेस मतलब ए प्लस बी कर दीजिए, अब माइनस कर देते हैं क्लोजिंग स्टॉक, ऑटोमेटिक डी आपका आ जाता है। तो पॉइंट नंबर बी आपका सही आंसर है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, थोड़ा सा कोशिश करेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग। हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए।